हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे हर एक वीडियो की पीडीएफ्स आते हैं और लाइव क्लास कब होती है, लाइव सेशन कब होता है, इसके बारे में अगर आप पहले से सूचना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर बस सबसे पहले प्रोवाइड हो जाता है। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 23 फरवरी को, 21 जून को या फिर 31 मार्च को। देखिए विश्व जल दिवस वो 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल ये 22 मार्च को मनाया जाता है और 2020 में विश्व जल दिवस से 2020 जो मनाया गया है, इसकी थीम, इसका विषय क्या रहा है? जल और जलवायु परिवर्तन। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी थीम, इसका विषय। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। जल और जलवायु परिवर्तन, ये विश्व जल दिवस 2020 का विषय है। विश्व जल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर पर्यावरण और विकास के ऊपर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की शुरुआत की गई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में। सबसे पहले मनाया कब गया था? तो 22 मार्च 1993 को सबसे पहले विश्व जल दिवस मनाया गया था। 1992 में यूएन सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहले मनाया कब गया था? 22 मार्च 1993 को मनाया गया था। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 2020 में इसका विषय रहा है जल और जलवायु परिवर्तन। किस भारतीय संस्था ने कोविड-19 के लिए पहली मेड इन इंडिया टेस्ट किट डेवलप की है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने कोविड-19 के लिए पहली मेड इन इंडिया किट डेवलप की है। और ये कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। आणविक निदान कंपनी है। ये जो किट है, इसकी खास बात यह है कि 6 सप्ताह में, रिकॉर्ड अवधि में इसको डेवलप किया गया है। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मात्र 6 सप्ताह की अवधि में इसको तैयार किया गया। एक किट की लागत की बात करें तो एक किट की लागत है 80,000 रुपये। ये जो एक किट है, इसकी लागत है 80,000 रुपये और इस एक किट से 100 रोगियों का परीक्षण किया जा सकता है। तो ये माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कोविड-19 के लिए पहली मेड इन इंडिया किट डेवलप की गई है। जून 2020 में किस संस्थान ने मौखिक कैंसर के त्वरित निदान और सटीक हेतु एक कृत्रिम बुद्धि आधारित कंप्यूटर नैदानिक संरचना विकसित की है? किसने विकसित की है, ये आपको बताना है। देखिए ICMR नहीं होगा, IIT बॉम्बे भी नहीं होगा, IIT कानपुर भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा IASST, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी में स्थित है। ये जो मतलब संरचना हुई थी, विकसित की गई है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर लिपि बी महंता ने इसका नेतृत्व किया था। और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड स्टडी एंड साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है, इसका संस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए इसका उद्घाटन हुआ था 1979 में। नोबेल पुरस्कार विजेता थे, डॉक्टर प्रोफेसर थे ये डोरोथी होजकिन के द्वारा 1979 में इस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2020 के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर नामित किया है? किसको नामित किया है 2020 के लिए? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा किरण मजूमदार शाह वर्ष 2020 के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए इनको चुना गया है। 3 भारतीय ऐसे हैं जिनको अब तक इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तीसरी है किरण मजूमदार शाह। उससे पहले 2 व्यक्ति कौन थे? तो एक का नाम था उदय कोटक, दूसरे का नाम था नारायण मूर्ति, जो आप ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में देख सकते हैं। इनको ऑलरेडी ये पुरस्कार मिल चुका है। किरण मजूमदार शाह की बात करें तो ये एक महिला है और ये पुरस्कार पाने वाली, ये अगर ओवरऑल बात करें तो ये दूसरी महिला है जिनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार के लिए चुना गया है। और भारतीयों की बात करें तो तीसरी भारतीय हैं किरण मजूमदार शाह। तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति 2011 में ये खिताब जीता था, उनका नाम था, सिंगापुर के हाईफ्लक्स लिमिटेड के थे, ओलिविया लूम उनका नाम था, ओलिविया लूम। ठीक है, तो किरण मजूमदार इनका करेक्ट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2020। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। ये विश्व पर्यावरण दिवस से 2020 का विषय है। 5 जून को ये मनाया जाता है। 2020 में इसका विषय है टाइम फॉर नेचर। इसकी मेज़बानी 2020 में किसने की थी? तो जर्मनी की साझेदारी से कोलंबिया में इसकी मेज़बानी की गई थी। अच्छा, पहला विश्व पर्यावरण दिवस वो कब आयोजित किया गया था? तो सन 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था। तो 2020 में इसका विषय रहा है प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। 5 जून को ये मनाया जाता है।
देखिए दोस्तों, अभी अपन ने बात की थी किरण मजूमदार शाह, तो इसके बारे में जो अलग से फैक्ट्स बनता है वो ये है कि बाइकॉन की ये संस्थापक है और बाइकॉन की ये अध्यक्ष हैं और इसकी एमडी भी है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक भी हैं। बाइकॉन की स्थापना किरण मजूमदार ने कब की थी? तो 1978 में इसकी स्थापना की थी। तो ये अलग से फैक्ट है, कोई याद आ गया तो आपको बता दिया, याद रख सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक ब्रह्मवादिनी और ऋषि अगस्त्य उसकी पत्नी वह प्राचीन काल में नारी बुद्धि की एक मिसाल थी। कौन थी वो? उसका नाम आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा, या फिर इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसका एक नाम देखने को मिलता है कोशीतकी। कोशीतकी नाम भी कई बुक्स में देखने को मिलता है। कोशीतकी के अलावा एक नाम और है वरप्रदा। वरप्रदा, ये भी लोपामुद्रा को ही कहा जाता है। एक ब्रह्मवादिनी और ऋषि अगस्त्य की पत्नी, प्राचीन काल में नारी बुद्धि की एक मिसाल। अच्छा, ब्रह्मवादिनी नाम यहाँ पर आया। ब्रह्मवादिनी का मतलब क्या होता है? तो देखिए ब्रह्मवादिनी वे महिलाएं होती हैं जो उपनयन संस्कार करती हैं, वेदों का अध्ययन करती हैं, उसके बाद में विवाह करके अपना जीवन यापन करती हैं, उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो लोपामुद्रा है, ऋग्वेद में भी कई स्रोतों का योगदान इन्होंने दिया है। तो कोशितकी और वरप्रदा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अशोक की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी जो बाद में बौद्ध भिक्षु बनी थी? अशोक की सबसे बड़ी पुत्री संघमित्रा, जयंती, दुर्गावती, विश्ववारा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा संघमित्रा। काफी इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन आपको पता होगा। अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी, बाद में बौद्ध भिक्षु ये बन गई थी। श्रीलंका में बखुनी संघ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। बखुनी संघ की जो स्थापना है वो श्रीलंका में किसके द्वारा की गई थी? संघमित्रा के द्वारा ही की गई थी। श्रीलंका में महिला भिक्षुणियों के बीच में बौद्ध धर्म के शिक्षण का प्रचार प्रसार करने का कार्य है वो संघमित्रा को ही दिया जाता है। संघमित्रा के सम्मान में एक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। संघमित्रा के सम्मान में एक उत्सव, और उस उत्सव का नाम है उडुवापा पोया। उडुवापा पोया, ये नाम कुछ इसी तरीके से है। दिसंबर में पूर्णिमा के अवसर पर इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये तो आप सभी ने सुना होगा कि महिंद्रा और जो संघमित्रा है उन्होंने साउथ इंडिया में, साउथ एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सम्राट अशोक ने इनको वहां पर भेजा था साउथ इंडिया में। नेक्स्ट आपको दे रखा है, किसने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड यानी किंगहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी? किसने त्याग दी थी? बनर्जी ने, टैगोर ने, जेजी भोय या फिर होलकर ने? तो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने अस्वीकार कर दी थी। अच्छा, इनको ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए सन 1915 में, 1915 में किंग थे जॉर्ज पंचम, उनके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको वापस स्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, त्याग दिया था। निम्नलिखित में से क्या भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है? बौद्ध धर्म के पतन का कारण इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए विभिन्न संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन, ये तो बिल्कुल बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। बौद्ध धर्म के शाही संरक्षण में गिरावट, ये भी था। शंकराचार्य जैसे संत, अन्य संतों का उद्भव होना, यह भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। इसके अलावा और भी कई कारण थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पाली भाषा को अपनाना, यह कारण नहीं था, यह तो बौद्ध धर्म के उत्थान का कारण था। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार करने के लिए पाली भाषा को अपनाना यह बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए एक प्रमुख कारकों में से एक था, यह पतन का कारण नहीं था। इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और कौन से कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म है उसका पतन हुआ था? तो देखिए हूणों के द्वारा आक्रमण और उसके बाद में इस्लामी सेनाओं के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। इसके अलावा भिक्षुओं की जो प्रथा है उसमें भ्रष्टाचार उभर चुका था, जिसके कारण भी बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पाली भाषा को अपनाना यह बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए एक प्रमुख कारण था, इसका पतन का कारण यह नहीं था। बौद्ध के जो उपदेश हैं उसके विस्तृत विद्वतापूर्ण पाठ में से कौन सा बौद्ध पाठ है वो शामिल है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की बात करें तो बुद्ध की शिक्षाओं का यहाँ पर विस्तृत विश्लेषण है। 7 पुस्तकों में ये अभिधम्म पिटक बटा हुआ है। 7 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो धम्म संगणी है, विभंग है, जातु कथा है, पुंगलपंती है, कथावत्थु है,
यमक है और पठान है। ये 7 पुस्तकों में अभिधम पिटक बटा हुआ है। और बात करें अभिधम पिटक की, तो अभिधम में आमतौर के ऊपर बिखरे हुए उपदेश और सूतों के जो सिद्धांत हैं उसको सुसंगत बौद्ध सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित किया गया है अभिधम पिटक के अंतर्गत। तो अभिधम पिटक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करने के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।